हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडर्न इंडिया का एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम हमारे है भारत में प्रेस का विकास। इस टॉपिक से लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार क्या है, हमारे इग्नोरेंस की वजह से हम इसको छोड़ के चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ प्रश्न क्या है हमसे छूट जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में, और आज हम इसको पढ़ के ही जाएंगे। बात करें सबसे पहले कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो हमारे जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1870 में प्रकाशित किया था भारत का पहला समाचार पत्र, जिसका नाम क्या था, द बंगाल गजट। आप इसे याद रखेंगे, द बंगाल गजट, जिसे हम कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते हैं। तो ये हमारे किसने छापा था सबसे पहला? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। बात करें कि जो ये कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था, तो ये क्या करता था, सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखता था। क्या रखता था? सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखता था। इस वजह से क्या होता है, 1872 में इसके मुद्रणालय को जब्त कर लिया जाता है। अर्थात जो इसकी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो इसके प्रिंटिंग प्रेस को 1872 में जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद कई और समाचार पत्र जनरल होते हैं, वो प्रकाशित होना शुरू हो जाते हैं, जैसे द बंगाल जनरल, कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड। तो इस तरह बहुत सारे समाचार पत्र होते हैं जो छपना शुरू हो जाते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी इस बात से बहुत ज़्यादा भयभीत रहते थे। क्यों? क्योंकि जो समाचार पत्र थे, इनमें क्या होता था कि इनकी बुराइयां छपी होती थी। तो ये बुराई वाले जो समाचार पत्र यदि लंदन पहुंच जाते, कि यदि ये समाचार पत्र कहाँ, लंदन पहुंच जाते, तो उनके जो काले कारनामे थे वो उनका भंडाफोड़ हो सकता था, और लंदन में इनकी जानकारी मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने प्रेस के प्रति दमन की नीति अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने क्या किया कि सब क्या करेंगे, प्रेस को दबाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शुरुआती दौर के अंदर किस तरह से प्रेस को दबाया गया। एक अधिनियम था, अधिनियम का नाम है हमारे समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। अधिनियम का नाम क्या है? समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799। तो 1799 के इस अधिनियम के बारे में बातचीत करते हैं। फ्रांसीसी आक्रमण के भय से क्या, लॉर्ड वेलेजली ने इसको लागू किया था, जो हमारा अधिनियम है। तो इस अधिनियम को लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया। कब? जब उनको फ्रांसीसी आक्रमण का डर लगा। तब क्या है, समाचार पत्रों पर इन्होंने सेंसरशिप या सेंसर लगा दिया। जो अधिनियम था, अधिनियम के द्वारा सभी समाचार पत्रों के लिए आवश्यक कर दिया गया क्या, कि वो अपने स्वामी, संपादक और मुद्रक तीनों का नाम स्पष्ट रूप से समाचार पत्र में छापे। क्या इन्होंने क्या अनिवार्य बना दिया कि अपने स्वामी, संपादक और मुद्रक तीनों का नाम स्पष्ट रूप से समाचार पत्रों में वो अंकित करे। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों को प्रकाशन से पहले क्या, समाचार पत्रों को प्रकाशन से पहले सरकार के सचिव के पास पूर्व पत्रेक्षण मतलब प्री सेंसरशिप के लिए समाचार पत्रों को भेजना अनिवार्य बना दिया। ये कहा गया कि छापने से पहले कि वो सरकार का जो सचिव है उसके पास प्री सेंसरशिप के लिए भेजेंगे, कि जो हमारा सचिव है उस अखबार को पूरी तरह से चेक करेगा कि इसमें सरकार विरोधी कोई बात नहीं छपी हुई है, नहीं लिखी गई, तब भी इसको अप्रूव किया जाएगा, और अप्रूव करने के बाद ही वह छपेगा। तो ये हमारा था समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799। पत्रेक्षण का मतलब होता है सेंसरशिप। ठीक है। बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स की, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के उदारवादी और प्रगतिशील रवैये के कारण इन नियमों में थोड़ी बहुत ढील दी गई, और 1818 में समाचार पत्रों का पूर्व प्रत्यक्षण करना बंद कर दिया गया। अर्थात जो प्री सेंसरशिप थी, कि जो सचिव के पास चेक करने के लिए जाते थे, तो यह आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके पास और भी ज्यादा काम आ गए हों, इस वजह से ये काम बंद कर दिया। फिर आता अनुज्ञप्ति नियम 1823। प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल थे जॉन एडम्स। कौन? जॉन एडम्स क्या थे? प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1823 में इन नियमों को आरोपित किया, जो हमारे अनुज्ञप्ति नियम है 1823 के। तो ये नियम किसने आरोपित किए? जॉन एडम्स ने, जो क्या थे? प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल थे। तो 1823 में इनको लागू किया गया। इस नियम के अनुसार बिना अनुज्ञप्ति लिए प्रेस की स्थापना, उसका उपयोग करना दंडनीय अपराध माना गया। कि आप, यदि आपको प्रेस की स्थापना करना है, प्रेस का उपयोग करना है, तो एक दंडनीय अपराध होगा यदि आपने बिना परमिशन लिए इसे किया। तो ये नियम मुख्यतः उन समाचार पत्रों के विरुद्ध आरोपित किए जाते थे जो या तो भारतीय भाषा में प्रकाशित होते थे, या जिनके स्वामी क्या है, भारतीय होते थे। ये केवल उन्हीं समाचार पत्रों पर लागू होते थे जो या तो क्या भारतीय भाषा में स्थापित छपे, या फिर जिनके मालिक क्या हो, भारतीय हो। ये केवल उन्हीं पे लागू हो रहे थे। इस नियम के द्वारा राजा राम मोहन राय की जो पत्रिका थी मिरातुल अखबार, इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था।
क्यों? क्योंकि इसके मालिक कौन थे? हमारे राजा राम मोहन राय, जो भारतीय थे। अब हम बात करेंगे एक और अधिनियम। अधिनियम का नाम है हमारे प्रेस अधिनियम या मैटकॉफ अधिनियम 1835। अधिनियम का नाम क्या है? प्रेस अधिनियम या मैटकॉफ अधिनियम 1835। तो हमारे कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे चार्ल्स मैटकॉफ। इन्होंने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था। इन्होंने क्या किया? भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और 1823 के कुत्सित जो अनुज्ञप्ति नियम थे उनको रद्द कर दिया गया। जो अभी हमने 1823 के कुत्सित अनुज्ञप्ति अधिनियम थे, अर्थात जो भारतीय और नॉन भारतीय दोनों के बीच में अंतर करते थे, तो इन्होंने इस चीज़ को रद्द कर दिया। और इस प्रयास के कारण मैटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी जाती है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में इनको जाना जाता है। किसे? चार्ल्स मैटकॉफ को। 1835 के इस नए प्रेस अधिनियम के अनुसार प्रकाशक मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी। क्या? कि कहाँ से अखबार छपा है और इसका प्रकाशक कौन है, केवल सरकार को इतना ही बताना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताना था। और वह आसानी से अपना कर्तव्य कर सकता था, तो वह अपनी जो जानकारियां अखबार के माध्यम से दे सकता था। यह कानून 1856 तक चलता रहा और इस अवधि में देश में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, अर्थात सभी अपने अपने समाचार पत्र छापने शुरू कर देते हैं। किसके कारण? ये हमारे चार्ल्स मैटकॉफ के कारण। क्यों? क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा उदार रूप अपनाया प्रेस के प्रति। फिर आते हैं हमारे अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857। 1857 का, जब 1857 क्रांति के बाद की बात करेंगे, तो 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई जो आपातकालीन स्थिति थी, क्या? 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई जो आपातकालीन स्थिति थी, इससे निपटने के लिए 1857 के अनुज्ञप्ति अधिनियम से अनुज्ञप्ति व्यवस्था दोबारा से लागू कर दी गई। जो हमारे पहले वाली प्री सेंसरशिप की जो व्यवस्था थी उसको दोबारा से लागू किया गया। और इस अधिनियम के तहत बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रणालय या प्रेस रखना, मुद्रणालय को अंग्रेजी में प्रेस कहते हैं, प्रेस रखना और उसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया। अर्थात पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रेस रख सकते हो और उसका प्रयोग कर सकते हो। सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी समाचार पत्र को किसी समय अनुज्ञप्ति दे सकती थी या उसकी अनुज्ञप्ति को चाहे जब रद्द भी कर सकती थी। तो किसी समाचार पत्र को तो कभी परमिशन मिल भी जाती थी, अनुज्ञप्ति दे भी सकती थी, जिसको यदि दे रखा है उसको हाथों हाथ बंद भी कर सकती थी। अधिनियम क्या है? यह अधिनियम के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह समाचार पत्रों के साथ किसी पुस्तक, पत्रिका, जर्नल या अन्य प्रकाशित सामग्री, उस पर भी प्रतिबंध लगा सकती थी। यद्यपि यह क्या था? संकटकालीन अधिनियम था तथा केवल इसकी अवधि कितनी? 1 साल तक की थी, इससे ज्यादा नहीं रही। इससे ज्यादा समय के लिए इसे लागू नहीं किया गया। फिर आता हमारा 1867 का कौन सा? पंजीकरण अधिनियम। 1867 का हमारा पंजीकरण अधिनियम आता है, जिसके बारे में बातचीत करें तो ये इस अधिनियम के द्वारा मैटकॉफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया। क्या? जो मैटकॉफ थे तो मैटकॉफ का अधिनियम था, इसको परिवर्तित किया गया, जो हमारा पंजीकरण अधिनियम 1867 से। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना था, नियमित करना था। तो ये प्रतिबंध नहीं लगाता था, ये क्या करता था? कंट्रोल करता था। अब ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया, आवश्यक बना दिया गया। क्या? कि किसी भी मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। कि कोई भी, ये तो पहले तो क्या होता था कि समाचार पत्र पे लागू होता था, अब क्या किया गया? किसी भी मुद्रित सामग्री हो, कोई भी मुद्रित सामग्री है, उसमें मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान, इन दोनों का नाम लिखना अनिवार्य रहेगा। किसने छापा है और कौन सी जगह से छपा है। इसके अतिरिक्त प्रकाशन के 1 महीने के अंदर अंदर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति सरकार, स्थानीय सरकार को भेजनी अनिवार्य थी। उन्होंने कहा कि जो भी पुस्तक है, समाचार पत्र है, उसका क्या, जब भी छपेगा तो 1 महीने के अंदर अंदर एक कॉपी उसे जो स्थानीय सरकार, जो पास की सरकार है, उसको भेजना अनिवार्य कर दिया। अब आती है हमारे प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए प्रारंभिक राष्ट्रवादी के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए। क्या? प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए प्रारंभिक राष्ट्रवादी के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, उनके बारे में देखें। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही जो नागरिक स्वतंत्रता है, उनके नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का मुद्दा, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा भी था, सबसे प्रमुख रहा था। क्या? कि जो हमारे मुद्दे चल रहे थे, मुद्दों में एक मुद्दा था हमारा नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का मुद्दा, और इनमें भी एक मुद्दा था कौन सा? प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा। ये सबसे खास मुद्दा था। राष्ट्रवादियों की घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख स्थान बनाए हुए था यह वाला मुद्दा, जो हमारे प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा है। जो राष्ट्रवादी थे, जब भी घोषणा पत्र देते थे सरकार को,
उनमें एक मुद्दा ये भी होता था कि प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। आगे बात करें 1824 में राजा राम मोहन राय ने उस अधिनियम की तीखी आलोचना की जिसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तो इसने राजा राम मोहन राय ने क्या किया, उस अधिनियम की आलोचना करते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब 1870 से 1918 के बीच में क्या 1870 से 1918 के बीच में राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण क्या का पहला चरण कुछ मुद्दों पर केंद्रित था। इन मुद्दों में भारतीयों को राजनीतिक मूल्यों से अवगत कराया गया। कराना क्या, भारतीयों को क्या कराना, राजनीतिक मूल्यों से अवगत कराना, उनके मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण करना, उनका प्रसार करना, जनमानस को प्रभावित करना, उनमें उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना, जन प्रदर्शन, भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवादी कार्य प्रणाली से अवगत कराना, उन्हें उस ओर मोड़ना प्रमुख था। ये सारे प्रमुख कार्य थे हमारे, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण थे इनके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेस राष्ट्रवादियों का सबसे उपयुक्त औजार साबित हुआ। कि जो ये हमारे इतने सारे कार्य देखे हमने, कौन कौन से कार्य थे एक बार वापस बता दें। भारतीयों को राजनीतिक मूल्यों से अवगत कराना, उनके मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण करना प्रसार करना, जनमानस को प्रभावित करना, उनमें उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना, जन प्रदर्शन और भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवादी कार्य प्रणाली से अवगत कराना और उन्हें जो इसकी तरफ बढ़ना। तो इन सब में सबसे बड़ा कार्य किसने किया, हमारे प्रेस ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी क्या अपने प्रारंभिक दिनों से ही प्रेस को पूर्ण महत्व प्रदान किया और अपनी नीतियों बैठकों में पारित किए गए जितने प्रस्ताव थे उनको भारतीयों तक पहुंचाने में किसका सहारा लिया, इन्होंने प्रेस का सहारा लिया, हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इन वर्षों में कई निर्भीक और प्रसिद्ध पत्रकारों के संरक्षण में कई निर्भीक और प्रसिद्ध पत्रकार थे, उनके संरक्षण में अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ होता है। और इन समाचार पत्रों में कौन कौन से खास थे, हिंदू, स्वदेश मित्र, जी सुब्रमण्यम और अय्यर के संरक्षण में थे। ये दो समाचार पत्र कौन कौन से, हिंदू और स्वदेश मित्र, ये दोनों किसके, जी सुब्रमण्यम अय्यर इसके संरक्षण में थे। द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संरक्षण में था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के संरक्षण में। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष इनके संरक्षण में। इंडियन मिरर एन सेन के संरक्षण में। केसरी जो मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में था, ये बाल गंगाधर तिलक के संरक्षण में। सुधाकर गोपाल कृष्ण गोखले के, सुधाकर जो था ना वो गोपाल कृष्ण गोखले के संरक्षण में। और हिंदुस्तान और एडवोकेट ये जीपी वर्मा के संरक्षण में था। संरक्षण का मतलब है कि ये इनको देखते थे। हम आपको ये जो समाचार पत्र है इनको एक बार वापस दिखा देते हैं कि समाचार पत्र कौन से हैं और किनके द्वारा छापे गए थे। तो कौन से किसके समाचार पत्र है, तो सबसे पहले हम आपको समाचार दिखा देते हैं कि समाचार है। एक तो हमारे हिंदू, एक मिनट ये वापस, तो हमारे हिंदू और स्वदेश मित्र हिंदू और स्वदेश मित्र है, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के था। द बंगाली हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के। वॉइस ऑफ इंडिया हमारे दादा भाई नौरोजी के। अमृत बाजार पत्रिका हमारे शिशिर कुमार घोष के और मोतीलाल घोष के। इंडियन मिरर एन सेन के। केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में, ये किसके, बाल गंगाधर तिलक के। सुधाकर किनका था, गोपाल कृष्ण गोखले का। और हिंदुस्तान और एडवोकेट ये किनके, जीपी वर्मा के संरक्षण में थे। तो ये अखबार आप याद रखेंगे और किन किन के संरक्षण में थे, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वदेश एक बार वापस देख ले, स्वदेश और हिंदू और स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर के संरक्षण में। द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के और मोतीलाल घोष के। इंडियन मिरर एन सेन के। केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में, ये बाल गंगाधर तिलक के। सुधाकर किनका, गोपाल कृष्ण गोखले के। और हिंदुस्तान और एडवोकेट जीपी वर्मा के संरक्षण में थे। तो आप देख सकते हैं लाल कलर में तुम्हारे अखबार का नाम है और जो हमारे बैंगनी कलर है तो बैंगनी कलर में उनके संपादक के नाम है। तो हम आगे देखते हैं। आगे देखें तो इस समय के जो अन्य समाचार पत्र थे उनमें जैसे ट्रिब्यून एवं अखबार एम, पंजाब में गुजराती इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश काल मुंबई में, और सोम प्रकाश बंग निवासी और साधारणी ये हमारे बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट अखबार थे जो उस समय छप रहे थे। तो ऐसा नहीं कि उस समय अखबार नहीं छप रहे थे, अखबार भी बहुत सारे छप रहे थे। आगे बात देखें
कि इन समाचार पत्रों के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता था, राष्ट्रीय और नागरिक सेवा की भावना थी, न कि कोई धन कमाना या फिर कोई व्यवसाय स्थापित करना। इसका कोई उद्देश्य नहीं होता था कि जो हमारे अखबार छपते थे इनका उद्देश्य कभी भी धन कमाना या फिर कोई बिजनेस सेट करना, ये उद्देश्य नहीं होता था। जैसा कि आज के हमारे गोदी समाचार पत्र या गोदी मीडिया हो गया है। इस इनकी प्रसार संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी। इनके पाठकों के मध्य व्यापक प्रभाव स्थापित कर लिया था। इन्होंने क्या किया था, जो पाठक होते थे इनके पढ़ने वाले, उनके मध्य क्या किया, व्यापक प्रभाव स्थापित कर लिया। शीघ्र ही क्या वाचनालय मतलब लाइब्रेरियों में इन समाचार पत्रों की विशिष्ट छवि बन गई। कई बार तो लोग चाय पीना खाना खाना बंद कर देते थे जब तक अखबार ना पढ़ ले। इन समाचार पत्रों की पहुंच और प्रभाव सिर्फ शहरों कस्बों तक ही नहीं था, अपितु ये देश के दूर दूर के जो गाँव होते थे वहां तक भी पहुंचते थे, जहाँ पूरा का पूरा गांव क्या स्थानीय वाचनालय मतलब लाइब्रेरी में इकट्ठा होकर इन समाचार पत्रों में जो खबरें छपती थी उनको पढ़ता था और उन पर चर्चाएं करता था। इस परिप्रेक्ष्य में क्या इन वाचनालयों में इन समाचार पत्रों ने न केवल भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया, बल्कि उन्होंने राजनीतिक भागीदारी हेतु भी प्रोत्साहित और विकसित किया। इन समाचार पत्रों में सरकार की जो भेदभावपूर्ण और दमनकारी नीतियां थी इनकी खुलकर आलोचना की जाती थी। जो समाचार पत्र थे इनमें क्या होता था कि जो सरकार की जो भेदभावपूर्ण और दमनकारी नीतियां होती थी इनकी खुलकर आलोचना की जाती थी। वास्तव में इन समाचार पत्रों ने सरकार के सामने विपक्षी भूमिका निभाई थी, जो कई समय से जो हमारे वर्तमान की जो संसद थी इसके अंदर नहीं थी। ये तो वर्तमान में 2024 के अंदर कांग्रेस के द्वारा विपक्ष की भूमिका निभाई जा रही है, नहीं तो पिछले 10 साल से तो विपक्ष में कोई था ही नहीं। लेकिन उस समय में विपक्ष की भूमिका कौन निभाता था, ये हमारे समाचार पत्र ही विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। सरकार की बात करें तो सरकार ने प्रेस के दमन के लिए विभिन्न कानूनों का सहारा लिया, जैसे कि हमारे भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की धारा 124A, जिसे राजद्रोह कहते थे, इसके द्वारा सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों में असंतोष पैदा कर रहा है, उन्हें क्या सरकार के विरुद्ध भड़का रहा है, उसे गिरफ्तार करके 3 साल के लिए कारावास में डाल सकती थी। और ये धारा कौन सी थी, 124A, जिसे राजद्रोह की धारा कहते थे। और ये हमारी बीजेपी सरकार के द्वारा ही हटाई गई है, नहीं तो ये धारा लगभग 2019-20 तक तो चल ही रही थी। या देश में से निर्वासित कर सकती थी, देश को बाहर भी भगा सकती थी। लेकिन निर्भीक राष्ट्रवादी पत्रकार सरकार के इन प्रयासों से लेश मात्र भी भयभीत नहीं हुए, बिल्कुल भी घबराए नहीं, और उपनिवेशी शासन के विरुद्ध उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। सरकार ने समाचार पत्रों को सरकारी नीति के पक्ष में लिखने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। उनको कहा कि आप हमारी नीति सरकार है इसके पक्ष में लिखो। उनको बहुत पैसे देने का लालच दिया, उन्होंने लालच दिया, जबकि वे समाचार पत्र जो सरकारी नीति और कार्यक्रमों की भर्त्सना करते थे, कि इतना करने के बावजूद भी सरकारी जो नीतियां थी और सरकार थी कि कार्यक्रम होते थे, सरकारी कार्यक्रम, उनकी सबकी बुराई यहाँ करते थे, जबकि सरकार ने उनको खूब लालच दिया कि वो उनके पक्ष में बोले। उनके प्रति सरकार ने शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई। फिर इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी पत्रकारों के सामने एक चुनौती भरा कार्य ये था कि वे उपनिवेशी शासन के प्रयासों और षड्यंत्रों को सार्वजनिक कर दें, भारतीयों को वास्तविकता से अवगत कराए कि देश किस तरह से गर्त में जा रहा था उस समय। तो इसके बारे में जानकारी किन्होंने दी, ये हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से। इन परिस्थितियों में पत्रकारों में स्पष्टवादिता, निष्पक्षता, निर्भीकता और विद्वता जैसे गुणों का होना अपरिहार्य था। तो ये सब चीजें तो उनके अंदर अपने आप ही आ गई थी। जो हमारे पत्रकार थे उनमें स्पष्टवादिता, निष्पक्षता, निर्भीकता और विद्वता, ये आज के जो हमारे पत्रकार हैं इनमें देखने को कभी भी नहीं मिल पाएगी, जो हमारे उस समय के जो पत्रकार थे उनमें होती थी। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है, तो राष्ट्रीय आंदोलन क्या प्रारंभ से ही प्रेस की स्वतंत्रता का पक्ष कर रहा था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में उनकी जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी और अकाल, जो हमारे कब से कब तक था, 1866 से 1867 तक, इनके पीड़ितों के प्रति उनके अमानवीय रवैये के कारण भारतीय समाचार पत्र सरकार के घोर आलोचक बन गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन भी कर दिया 1876-77 में, और उसी समय हमारे क्या अकाल भी पड़ गया था। इसके टाइम पे, लॉर्ड लिटन के टाइम पे। फलस्वरूप सरकार ने 1878 में देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रेस को कुचलने का प्रयास किया। तो हम देख सकते हैं अकाल में भी दिल्ली दरबार, उसमें खूब सारा पैसा खर्च किया जाता है। पैसा खर्च करने के कारण भारतीय समाचार पत्रों में सरकार की खूब बुराइयां होती है। तो लॉर्ड लिटन क्या करते हैं, घबरा कर एक अधिनियम लेके आते हैं जिसे कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। अब हम बात करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की बात करें
तो इसके बारे में 1857 की महान क्रांति का एक बहुत बढ़िया और प्रमुख परिणाम था शासक और शासितों के बीच में संबंधों में कटुता। क्या? शासक और शासितों के बीच में संबंधों में कटुता, ये हमारे 1857 की महान क्रांति का प्रमुख परिणाम रहा। 1858 के बाद में यूरोपीय प्रेस ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया। क्या? यूरोपीय प्रेस ने क्या किया? सरकार की नीतियों का समर्थन किया और विवादास्पद मामलों में सरकारी पक्ष का साथ दिया। लेकिन देशी भाषाओं की जो प्रेस थी, ये सरकारी नीतियों की तीव्र आलोचक होती थी। ये देशी भाषाओं की जो प्रेस हुआ करती थी, समाचार पत्र होते थे, ये सरकारी नीतियों के कड़े आलोचक होते थे। लॉर्ड लेटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारतीयों में सरकार के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त हो जाता है। 1876-77 में भीषण अकाल आता है। एक और जहां लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए, वहीं दूसरी ओर जनवरी 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा है। अब इन सभी कारणों से भारतीयों में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध घृणा की जैसी भावना आ जाती है कि एक तरफ तो लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली दरबार के अंदर समारोह हो रहा है। समारोह के अंदर क्या हो रहा है? दूध की नदियां बह रही है। दूसरी ओर लॉर्ड लेटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों में इस संतोष का कारण क्या है? मैकाले और मेटकॉफ की जो गलत नीतियां थी, मतलब अखबारों को जो ज़्यादा छूट दे रखी है ना, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। फलतः उन्होंने क्या किया? भारतीयों की भावनाओं को दबाने का निर्णय लिया कि भावनाएं कैसे दबा सकती है? अखबारों को दबा दो। तो 1878 के देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं, इसको बनाने का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और राजद्रोही लेखों को दबाना, और ऐसे प्रयास के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना कि ऐसे यदि कोई प्रयास करता है तो उसमें हम क्या करेंगे? समाचार पत्रों को दंड देंगे। इस अधिनियम के कुछ प्रावधान थे। प्रावधानों के बारे में देखते हैं एक एक करके क्या क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान आता है, क्या प्रावधान है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये जिला दंड नायक है, इनको ये अधिकार दे दिया गया कि वे स्थानीय सरकार की आज्ञा से, क्या? स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के, क्या? ये शब्द ध्यान रखना, किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक और मुद्रक को बुला करके बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते हैं कि भैया आप आओ और एक बॉन्ड है, बॉन्ड पे साइन करके जाओ। और बॉन्ड पे क्या लिखा होता था फिर? इस बॉन्ड में प्रावधान होता था कि ये प्रकाशक और मुद्रक वो ऐसी कोई भी सामग्री का प्रकाशन नहीं करेंगे जिससे सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़के, और जो हमारी महारानी साम्राज्ञी थी, इनकी प्रजा में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ण के लोगों के मध्य आपसी बैर पनपे, तो वो ऐसी किसी भी सामग्री का अपने अखबार में नहीं छापेंगे। और इस तरह के बॉन्ड उनसे भरवाए जा रहे थे। अरे कौन भरवा रहा था? हमारा जिला दंड नायक, ये जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा कर रहा था। और ऐसा कैसे कर रहा था? वो स्थानीय सरकार की आज्ञा से कर रहा था। फिर आप बात करें हमारे दंड नायक, तो दंड नायक का निर्णय ही अंतिम होता था। हमारा जो जिला मजिस्ट्रेट होता था, इससे का निर्णय क्या होता था? अंतिम होता था। उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती थी। देशी भाषा का कोई समाचार पत्र यदि इस अधिनियम की कार्रवाई से बचना चाहे तो उसे पहले से अपने पत्र की एक प्रमाण पत्री, क्या, जो प्रूफ कॉपी है, सरकारी पर्यवेक्षण को देनी अनिवार्य थी कि वो पहले से साबित कर दे कि उसने ऐसा नहीं किया, तभी वो इससे बच सकता था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम की संज्ञा दी गई, अर्थात जो गैगिंग एक्ट कहते हैं, तो इसे ही गैगिंग एक्ट कहते हैं, मुंह बंद करने वाला अधिनियम की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष क्या था? वो क्या था? इसके द्वारा अंग्रेजी और देसी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य क्या किया गया? भेदभाव किया गया, और इसमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। तो इसमें दो बहुत बड़ी कमियां क्या थी कि एक तो इसमें देशी और जो अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र थे, इनके मध्य भेदभाव किया गया। और बात करें इसमें क्या था, एक बार यदि आप गलती से सरकार से आपके खिलाफ कानून पास हो जाता है तो इसमें अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत क्या होता है? इस अधिनियम के तहत भारत मिहिर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश और अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। संयोगवश क्या, इस अधिनियम की कार्रवाई से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रखा रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो जाता है, जबकि ये पहले किसमें? बंगाली समाचार पत्र था। बाद में सितंबर 1878 से हमारी प्री सेंसरशिप की धारा हटा दी जाती है और इसके स्थान पे प्रेस आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाती है, जिसका कार्य क्या होता था? समाचार पत्रों को विश्वसनीय और सही जानकारी उपलब्ध कराना था। क्या समाचार पत्रों को क्या करना था? विश्वसनीय और सही जानकारी उपलब्ध कराना, जो हमारे किसका? प्रेस आयुक्त का कार्य होता था। अब बात करें ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम के विरुद्ध
जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम के विरुद्ध सारे देश में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। अंततः 1882 में जो हमारे उदारवादी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, इसे रद्द कर दिया। क्या हमारे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, इन्होंने क्या किया, इसे रद्द कर दिया। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे पहले पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। इसके तहत क्या कारावास की सजा किन्हें दी जाती है, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो ऐसे पहले पत्रकार बनते हैं जिनको क्या है, ऐसी सजा मिलती है। श्री बनर्जी ने द बंगाली के जो आलोचनात्मक संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उन पर एक निर्णय में बंगाली समुदाय की जो धार्मिक भावनाएं थी उनको आहत करने का आरोप लगाया गया और उनकी निंदा की गई थी। तो इसलिए क्या उनको जेल की सजा होती है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे जो राष्ट्रवादी प्रयास थे उनमें बाल गंगाधर तिलक की भूमिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करके लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। क्या किया उन्होंने किया हमारे 1893 में तो गणपति उत्सव मनाना शुरू किया, तो 1896 में क्या शिवाजी उत्सव मनाना उन्होंने शुरू किया। और इनके माध्यम से उन्होंने क्या किया, देश के लोगों में क्या देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, अपने पत्र जो उनके समाचार पत्र थे मराठा और केसरी, कौन कौन से समाचार पत्र थे, मराठा और केसरी, इनके द्वारा भी अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया। जो उनके प्रयास थे उनको आगे बढ़ाया। किसके आधार पे, उनके दो समाचार पत्र थे मराठा और केसरी। मराठा तो अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में था। वे क्या है, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, ये पहले कांग्रेसी बनते हैं। क्या पहले कांग्रेसी बनते हैं जिन्होंने समाज के मध्यम वर्ग के लोगों, किसानों, शिल्पकारों, दस्तकारों, कारीगरों तथा मजदूरों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया था। 1896 में कपास पर जो उत्पाद मूल्य थे उनको आरोपित करने के विरोध में उन्होंने क्या पूरे महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का अभियान चलाया था कि हमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है। ये आंदोलन वे चलाते हैं। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में ही कर ना अदायगी अभियान चलाया। उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में एक अभियान चलाया जिसके अंतर्गत यह तय किया गया कि हम कर नहीं देंगे। किसानों से आग्रह किया उन्होंने कि फसल बर्बाद हो जाने की स्थिति में वे सरकार को लगान न दे। उन्होंने जनता से क्या अपील की कि यदि फसल बर्बाद हो जाती है आपकी, तो आपको क्या करना है, किसी प्रकार का कोई कर या लगान नहीं देना। 1897 में पूना में भयंकर प्लेग फैल जाता है। यद्यपि तिलक प्लेग से निपटने के जो सरकारी प्रयास थे उनके समर्थक थे कि सरकार जो प्रयास कर रही है प्लेग से निपटने के, तो उसकी सराहना भी कर रही थी। हमारे तिलक साहब ये कर रहे थे। लेकिन इस संबंध में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का लोगों ने तीव्र विरोध किया। इस संबंध में पूना में जो प्लेग समिति थी उनके अध्यक्ष थे, उनकी चापेकर बंधुओं ने क्या गोली मारकर हत्या कर दी थी। जो हमारे बालकृष्ण चापेकर थे तो उनके द्वारा, और उनके भाई थे, तो उनके द्वारा क्या किया गया, जो हमारे प्लेग समिति के जो अध्यक्ष थे आयस्ट और रैंड, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और सरकार की जो अकाल, मुद्रा और कर नीतियां, उन्होंने भी क्या लोगों में तीव्र असंतोष पैदा किया था। तो हम तिलक के बारे में बातचीत कर रहे थे। आगे बात करें, सरकार क्या लोगों में उभरती हुई इन विद्रोही भावनाओं और भारतीय प्रेस के सरकार विरोधी रवैये से अत्यंत दुखी थी और इनके दमन के लिए क्या उचित अवसर की तलाश कर रही थी कि इनका दमन कैसे करे, तो इसके लिए एक मौका तलाश कर रही थी। अंत में क्या सरकार ने जनता के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तिलक को अपराधी घोषित करने का निश्चय किया कि हम क्या करेंगे, इन सब के लिए किसको अपराधी बना दें, हम तिलक को अपराधी बना देते हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तिलक की वजह से हो रहा है। उसके पश्चात तिलक के द्वारा केसरी में शिवाजी की महिमा का गुणगान करने के लिए एक कविता लिखने और शिवाजी महोत्सव के समय तिलक के द्वारा एक भाषण में शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या करने को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रैंड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया। हमारे रैंड और आयस्ट थे प्लेग अधिकारी, उनकी हत्या के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसको, तिलक को। और उन पर केस क्या बनाया जाता है, केस भी आप हंसी आ जाएगी आपको, इस तरह का केस है। केस क्या है कि जो केसरी जो उनका समाचार पत्र था उसमें क्या उन्होंने शिवाजी की महिमा का गुणगान किया और क्या लिखा कि उनकी एक कविता थी, कविता में उन्होंने कहा था कि शिवाजी के द्वारा जो अफजल खान की हत्या कर दी गई, तो इस हत्या को उन्होंने सही ठहराया। और दूसरी चीज़, उन्होंने शिवाजी महोत्सव में जो एक भाषण में, तो ये तो हमने देख लिया, और शिवाजी की जो महिमा थी इसके कारण क्या है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि वे शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या की घटना को भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की घटना के रूप में चित्रित कर रहे हैं कि भारतीयों ने जो ब्रिटिशों की हत्या की है तो ये बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये तिलक साहब अपने अखबार के जरिए कह रहे हैं।
तिलक को इस अपराध का दोषी ठहराकर उन्हें 18 महीने के सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। उसके पश्चात बम्बई प्रेसिडेंसी के कई संपादकों को भी विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें अलग अलग तरह की कठोर सजाएं दी जाती है और आरोप भी ऐसे कि आप पूछो मत। सरकार की इन कायरतापूर्ण कार्रवाइयों की पूरे देश में निंदा की जाती है। गिरफ्तारी के पश्चात बाल गंगाधर तिलक रातों रात राष्ट्रीय नायक या देश के नेता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ये खबर पूरे देश में तेजी से फैलती है और उन्हें लोकमान्य मतलब लोगों के द्वारा आदरणीय और सम्मानीय इनकी उपाधि से उनको विभूषित कर दिया जाता है। पूरे देश में तिलक की प्रसिद्धि फैल जाती है। 1898 में एक अधिनियम के द्वारा दंड संहिता की धारा 124A को दोबारा से स्थापित और विस्तृत कर दिया गया। क्या किया गया? जो हमारे कर्जन साहब आते हैं 1898 में, तो 1898 में जो 124A है जिसको राजद्रोह की धारा कहते हैं, उसको दोबारा से स्थापित किया गया और विस्तृत किया गया और उसमें एक और धारा 153A जोड़ दी जाती है। इस धारा में यह प्रावधान था क्या कि किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार की अवमानना करने, लोगों को राज्य के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा देने, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा फैलाने की कार्रवाई को दंडित अपराध माना जाएगा। इस नियम के विरुद्ध भी पूरे राष्ट्र में व्यापक प्रदर्शन होते हैं। जो ये नियम था तो इस नियम के विरुद्ध भी क्या होता है? पूरे राष्ट्र में व्यापक प्रदर्शन किए जाते हैं। स्वदेशी और जो बहिष्कार आंदोलन है तथा राष्ट्र को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के समय भी भारतीयों पर अनेक दमनकारी कानून आरोप किए जाते हैं। तो हमने ये चीज देख ली। अब हम देखेंगे क्या समाचार पत्र अधिनियम जो हमारा 1908 का था, जो न्यूज़पेपर एक्ट 1908 का था। तो इस एक्ट में क्या था? इसका उद्देश्य क्या? उग्रवादी राष्ट्रवादी जो गतिविधियां थी इन पर अंकुश लगाना था। अधिनियम के द्वारा दंड नायकों को, ये जिला मजिस्ट्रेट थे, इनको यह अधिकार दिया गया कि वे किसी भी समाचार पत्र की संपत्ति और मुद्रणालय जो उनकी प्रेस होती थी इसको जब्त कर सकते थे, चाहे जब जिसमें प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा करने और हत्या करने की प्रेरणा मिलती हो, ऐसे समाचार पत्रों को की जो प्रेस है उसको भी जब्त कर सकते हैं और जो प्रकाशक होते थे तो उनको प्रकाशकों के संपत्ति थी उसको भी जब्त कर सकते थे। अब हम बात करेंगे भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। क्या? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। इसमें क्या है? इनके द्वारा लॉर्ड लेटन के जो 1878 के अधिनियम थे, क्या 1878 के अधिनियम के सभी गिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया गया। तो इसके द्वारा क्या किया गया? 1878 के अधिनियम के द्वारा गिनौने जो प्रावधान थे इनको पुनर्जीवित किया गया 1878 वाले। इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय सरकारें किसी समाचार पत्र के प्रकाशन मुद्रणालय के स्वामी से पंजीकरण जमानत मतलब रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मांग सकती थी। इसके तहत क्या होता था? रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मांग सकती थी। इस पंजीकरण जमानत की न्यूनतम राशि 500 रुपये और अधिकतम राशि 2000 रुपये हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त सरकार को जमानत जब्त करने, पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दे दिया गया। सरकार को पुनः पंजीकरण के लिए न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये मांगने का अधिकार था। पहली बार 500 रुपये और अधिकतम 2000 थे और एक बार पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और दोबारा से पंजीकरण करवाना हो तो उसके लिए 1000 रुपये तो न्यूनतम और 10,000 रुपये अधिकतम मांगने का उनके पास अधिकार दे दिया गया। यदि समाचार पत्र पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करते थे तो उनका पंजीकरण दोबारा से भी रद्द किया जा सकता था। उसकी सभी संपत्तियों और उनके मुद्रणालय को जब्त करने का अधिकार भी सरकार को दे दिया गया। तो इस तरह से यह अधिनियम आता हमारा कौन सा? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। एक उग्रवादी राष्ट्रीय नेता की छवि के कारण बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और देश से निर्वासित करके 6 साल के लिए मांडले जेल रंगून में भेज दिया गया। पूरे देश में तिलक की गिरफ्तारी और निर्वासन का विरोध होता है। सरकार के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी व्यापी प्रदर्शन किए जाते हैं। बम्बई में कपड़ा मिल मजदूर और रेलवे कारखानों के मजदूर होते हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी और सरकार के विरुद्ध क्या सड़कों पे आ गए। क्या होता है? सरकार के विरुद्ध क्या सड़कों पे आ गए। जो रूस के साम्यवादी नेता थे लेनिन, इन्होंने मजदूरों की हड़ताल का स्वागत किया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, कहा कि यह हड़ताल भारत के श्रमिक वर्ग की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का एक शुभ संकेत है। तो ये क्या जो हमारी हड़ताल है ये क्या होती है? भारत के श्रमिक वर्ग की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का एक शुभ संकेत मानी जाती है। आगे बात करें प्रथम विश्व युद्ध की। क्या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके पश्चात देखें तो प्रेस की क्या बात आती है? तो प्रथम विश्व के दौरान क्या होता है? सरकारी आलोचना को रोकने, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी आलोचना को रोकने और सरकारी जो राजनीतिक प्रदर्शन है इनका दमन करने के लिए भारतीय पर अनेक कानून लागू कर दिए गए। क्या? भारतीय पर बहुत सारे कानून लागू किए गए। 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति ने क्या? तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति बनती है 1921 में। ने क्या है? सरकार से 1908 और 1910 के जो अधिनियम थे उनको रद्द करने की सिफारिश की। उसके बाद इन अधिनियम को रद्द कर भी दिया गया।
जो हमारे 1908 और 1910 के जो अधिनियम थे प्रेस सेंसरशिप के, तो उनको रद्द कर दिया गया। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 के द्वारा प्रांतीय सरकारों को सविनय अवैध आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां दे दी गई। जो प्रांतीय सरकारें थी उनको 1932 में इस अधिनियम का विस्तार करके इसे आपराधिक संशोधित अधिनियम अर्थात क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट बना दिया गया। इसमें वे सभी गतिविधियां सम्मिलित कर दी गई जिनसे सरकार की प्रभुसत्ता को हानि पहुंचाई जा सकती थी। अब हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देख लिया, अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखें तो भारतीय रक्षा नियमों के अंतर्गत भारतीय प्रेस पर पूर्व प्रोटेक्शन मतलब प्री सेंसरशिप की शर्त दोबारा से थोप दी गई तथा समाचार पत्र संकटकालीन शक्ति अधिनियम और कार्यालयीन गोपनीयता कानूनों में संशोधन किया गया। जो हमारे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया। अब हम देखेंगे आज़ादी के बाद क्या होता है। स्वतंत्रता के पश्चात तो समाचार पत्र जांच समिति 1947, प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947 की स्थापना हमारे संविधान सभा के द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को प्रदत्त विभिन्न अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न जो भारतीय समाचार पत्र कानून हैं उनकी समीक्षा करने के लिए की जाती है। अब जो हमारी समिति बनती है, जो समिति बनती है समाचार पत्र जांच समिति 1947 की, तो ये क्या सिफारिशें देती है। इस पहली सिफारिश ये है 1931 का जो अधिनियम है सेंसरशिप का, उसको रद्द किया जाए। दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 153A उसमें परिवर्तन किया जाए। समाचार पत्र और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन किया जाए। 1931 के देशी राज्य मतलब असंतोष के विरुद्ध अधिनियम को रद्द कर दिया जाए और 1934 के देशी राज्य रक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया जाए। इस तरह बहुत सारी सिफारिशें ये जो समिति है ये समिति करती है। अब एक नया अधिनियम आता है, अधिनियम का नाम था हमारा समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951। या समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951, द प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स एक्ट 1951। इसके अंतर्गत क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 19(2) में संशोधन के साथ इसको पारित किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को समाचार पत्रों मुद्रणालय के द्वारा आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर जमानत मांगने और जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा सरकार को समाचार पत्रों और जो हमारे प्रेस है तो प्रेस या मुद्रणालय को समाचार पत्रों और मुद्रणालय द्वारा आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर जमानत मांगने और जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। समाचार पत्रों के जो पीड़ित है वो पीड़ित प्रकाशक और मुद्रणालय उनके समाज स्वामियों को समाचार पत्रों के जो पीड़ित प्रकाशक है और मुद्रणालय के स्वामी इनको ज्यूरी के द्वारा परीक्षा मतलब ट्रायल बाय ज्यूरी मांगने का अधिकार दे दिया गया। और यह अधिनियम क्या 1956 तक लागू रहा। यह अधिनियम क्या 1956 तक लागू रहा था। फिर आप आगे देखिए, ये हम आज़ादी के बाद के जो समाचार पत्र हैं उनके कानून देख रहे हैं। इसके अंतर्गत एक और आता हमारा, किसका गठन किया जाता है, न्यायाधीश राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता में समाचार पत्र आयोग का गठन किया जाता है। मतलब कि भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों और पत्रकारों के द्वारा या भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों और पत्रकारों के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों के कार्यों की जांच व्यापक जांच कराए जाने की मांग के फलस्वरूप क्या होता है, सरकार के द्वारा किया गया जो अधिनियम गठन है। इसका गठन इसीलिए किया गया जो हमारे समाचार पत्र आयोग का गठन किया गया। क्यों, क्योंकि भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों और पत्रकारों के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों के कार्यों की व्यापक जांच कराए जाने की मांग के फलस्वरूप इस आयोग का गठन किया जाता है। अगस्त 1954 की प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें दी थी। और वो कौन कौन सी सिफारिशें थी देखिए। पहली सिफारिश आती है अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन किया जाए, ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल गठित की जाए। वर्ग प्रहेलिका मतलब क्रॉसवर्ड पजल्स है उनको बंद कर दिया जाए और पन्ना मूल्य पद्धति अपनाई जाए। विज्ञापनों के लिए एक कड़ी संहिता अपनाई जानी चाहिए। और सरकार ये प्रयास करे कि समाचार पत्रों के स्वामित्व का संकेंद्रण न हो, अर्थात ऐसा न हो कि बड़े बड़े आदमियों के पास ही सारे अखबार चले जाए। इसके अतिरिक्त सरकार ने किताबों और समाचार पत्रों पर का प्रतिपादन नागरिक वाचनालय अधिनियम 1954, कार्यकर्ता पत्रकार सेवा शर्तें एवं विविध आदेश अधिनियम 1956, समाचार पत्रों के पन्ने और मूल्य अधिनियम 1956 और संसद कार्यवाही संरक्षण और प्रकाशन अधिनियम 1960 ऐसे करके बहुत सारे अधिनियम हमारे आज़ादी के बाद में प्रकाशित किए गए या फिर बनाए गए। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे अखबारों के माध्यम से जो सेंसरशिप
किस तरह से हमारे प्रेस है, अखबार है, उन पे कंट्रोल किया गया, तो उसको देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।